स्टालिन और मार्क्स के दम पर रसिया के चरणों में जाकर के भारत बनाएंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा, संघ विचार परिवार ने कहा, हम भारत माता के चरणों में बैठ करके भारत बनाएंगे, क्योंकि हमारा अतीत का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है। उससे अच्छी बातें लेकर के अभी वर्तमान की अच्छी बातों को जोड़ते हुए पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत खड़ा करेंगे। ऐसे भारत बनाने के लिए नौजवान सूचा से लेकर के आज तक इस देश के अंदर भी काम कर रही है। अब समय का अभाव है, आज क्या क्या किया वो मैं ज्यादा नहीं विषय पे जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में जो आपने विषय रखा है कि आज के यूथ की, आज के एक्टिविस्ट की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, तो हर दशक के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक हर दशक के कार्यकर्ता ने इस देश के छात्र, इस देश के युवा की अपने देश के लिए क्या भूमिका है, वो भूमिका निर्वहन करने के लिए इस देश की संविधान सभा के सम्मुख, इस देश का नाम भारत, राष्ट्र की भाषा हिंदी, राष्ट्र का गान वंदे मातरम, ऐसी तमाम बातों को उठाने से लेकर के इस देश के अंदर इमरजेंसी के विषय को मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए टच कर रहा हूं कि उसमें एबीवीपी एज ए संगठन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था, और उसका लीडरशिप भी आज हम सबके बीच में, उसमें विश्व के अध्यक्ष अरुण जेटली जी नहीं रहे हैं, उनकी लीडरशिप में पूरे देश भर के अलग अलग विचार के भी जो संगठन काम करते थे वो भी उनके लीडरशिप में आकर के दुनिया के अंदर इमरजेंसी लगी, उसका कालखंड बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन भारत के अंदर जब इमरजेंसी लगी उसका कालखंड देश के युवा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के भी उसमें के हमारे लीडर्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके कारण हम सबको ज्ञात है कि शायद 19 महीने के बाद इमरजेंसी इस देश से हट गई। यानी एक प्रधानमंत्री का चुनाव निरस्त होता है और उसको जबरदस्ती प्रधानमंत्री कंटिन्यू करना, केवल इसी के लिए इस देश के संविधान के द्वारा इस देश के नागरिकों को दिए हुए सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र, इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाले ये लोग तब अपना मुंह बंद करके कहीं छिप गए थे। उस समय एबीवीपी का ऑलरेडी मूवमेंट 73 से करप्शन के खिलाफ चला था, वही मूवमेंट आगे आकर के इमरजेंसी के आंदोलन में जुटते हुए जेपी जी के नेतृत्व में हमने इस आंदोलन को दिया, और हमारे विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता और पूरे संघ परिवार के लोग देश के कोने कोने में इस देश के लोगों को, इस देश के दिए हैं, वो अधिकार मिलने चाहिए, देश से इमरजेंसी खत्म होनी चाहिए। इसके लिए पूरा सड़क से लेकर के संसद तक का संघर्ष करने का साहस उसमें के कार्यकर्ताओं ने और उसमें इसके देश भर के छात्रों को आंदोलित करते हुए ये विद्यार्थी परिषद ने एक सराहनीय पहल की। उसके कारण हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर पहली बार सत्ता परिवर्तन का स्वाद भी इस देश के सामान्य जनमानस ने चखा है। उसके मूल में कौन था? तो उसके मूल में मुझे लगता है कि इस देश का छात्र, इस देश का युवा। छात्र जब मैं बोल रहा हूं तो छात्र छात्रा आप स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेना, और युवा जब बोल रहा हूं तो युवती भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेना। तो इस देश के विद्यार्थी, इस देश के युवा ने, यानी कोई भी परिस्थिति रही हो, मैं तो आजादी से पहले का भी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, चाहे देश के अंदर के शिक्षण संस्थान हो, चाहे दुनिया भर के अंदर इस देश के छात्र अलग अलग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, फिर चाहे वो मदनलाल धिंगरा जी हो, फिर चाहे वो श्याम कृष्ण वर्मा जी हो, फिर चाहे वो वीर सावरकर जी हो, इन सब लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट को विदेशी कैंपस में जाकर के भारत के छात्रों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करने से लेकर के, मदनलाल धिंगरा जी का तो जीवन आप सबने पढ़ा होगा, उनको तो अंततः सजा हुई थी। तो ऐसे कई इस देश के छात्र और विद्यार्थियों ने आजाद देश की आजादी के लिए भी विदेश के कैंपस में भी, और देश के अंदर भगत सिंह से लेकर के ऐसे कई युवा छात्रों का जीवन जब हम पढ़ेंगे तो हम आप सबकी उम्र में ये मातृभूमि अंग्रेजों के चुंगल से आजाद होनी चाहिए। इसके लिए इस देश के छात्र और युवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मैं तो ऐसे आश्वस्त हूं कि सबसे ज्यादा बलिदान देने का संकल्प यदि किसी ने किया होगा तो इस देश के छात्र और इस देश के युवा ने किया होगा। इसलिए इस देश का छात्र, इस देश का युवा, कुछ लोग कहते हैं डीजे की धुन में थिरकता है, लेकिन मैं कहता हूं इस देश का छात्र, इस देश का विद्यार्थी डीजे की धुन पे जरूर थिरकता है, लेकिन इस देश को जब जब आवश्यकता होती है वो कंस्ट्रक्टिव काम से लेकर के बलिदान देने तक का काम इस देश का छात्र और युवा करता है, क्योंकि इस देश के छात्र, इस देश के युवा का स्वभाव रहा है, आजादी के पहले के आंदोलन में भी और आजादी के आंदोलन के बाद इमरजेंसी मूवमेंट हो, स्वदेशी का आग्रह हो से लेकर के भी, निर्भया के साथ जब जघन्य अपराध हुआ तो सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई हो, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का कंट्रीब्यूशन हो,
आप लॉ स्टूडेंट के छात्रों का कंट्रीब्यूशन हो, यानी इस देश के छात्र ने, इस देश के युवा ने जब भी जैसे भी परिस्थिति निर्माण हुई, जैसी भी भूमिका उसकी निर्माण करने की आवश्यकता महसूस हुई, इस देश के छात्र, इस देश के विद्यार्थी ने उस भूमिका का निश्चित रूप से निधड़ होकर के पूरा जोर लगा करके इस देश को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। मित्रों, आज जो लोग इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, वो इमरजेंसी के आंदोलन में तो उनकी भूमिका संदिग्ध थी, लेकिन उनके कैंपस एक्टिविज्म के कारण 1960 के दौरान स्टूडेंट पावर है, न्यूसेंस पावर है, इस प्रकार का एक्टिविज्म था उनका। उस समय एबीवीपी ने कहा कि इस प्रकार का तगमा इस देश के विद्यार्थी और युवा के माथे पे चिपका दिया गया तो जो छात्र, जो युवा इस देश की शक्ति है, इस देश का भविष्य वर्तमान है, वो तो इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एबीवीपी ने उसमें अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन होगा, प्लांटेशन होगा, उसमें की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो गए। एक रचनात्मक दृष्टिकोण इस देश के छात्र को देते हुए स्टूडेंट पावर ये न्यूसेंस पावर नहीं है, स्टूडेंट पावर ये नेशंस पावर है, ये संकल्प और ये विजन, ये दृष्टि इस देश के सामान्य जनमानस को देने के काम इस देश के छात्र और विद्यार्थियों के साथ मिलकर के विद्यार्थी परिषद ने उस समय किया है। यानी 21 से लेकर के 18 वर्ष मताधिकार की बात हो से लेकर के इस देश को परमाणु बम बनाना चाहिए, ये भी 1970 में विद्यार्थी परिषद ने अपने रेजोल्यूशन में लेकर के हम इस बात को लेकर के आए। ऐसे बहुत बातें इस देश के विद्यार्थी युवा का कंट्रीब्यूशन क्या है मैं कह सकता हूं, लेकिन अब समय कम होने के कारण इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश के छात्र और विद्यार्थी ने हमेशा रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ इस देश को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि लॉ स्टूडेंट के नाते आपका बहुत बड़ा रोल इस देश को बनाने में, देश के अंदर बीच बीच में कुछ ऐसी अराजक शक्तियां हैं जो अलग अलग प्रकार का द्वंद, कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करती हैं। मुझे लगता है कि लॉ स्टूडेंट के कार्यकर्ता या लॉ स्टूडेंट होने के नाते, अभी उदाहरण के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, हम सब जानते हैं कि उसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। वो कुल मिलाकर के विशेष प्रताड़ित लोगों को इस देश के अंदर नागरिकता देने के लिए, वो भी ऑलरेडी पहले की सरकारों ने भी उसमें अमेंडमेंट किया था, केवल एक अमेंडमेंट हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इस सीए के नाम पर लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया कि ये तो नागरिकता छीनने का अधिकार है। तो ऐसे इश्यूज को लेकर के जब कुछ ऐसे अराजक शक्तियां इस देश के अंदर डिस्कोर्स को चेंज करने का प्रयास करती है, रॉन्ग डिस्कोर्स, फॉल्स डिस्कोर्स खड़ा करने का प्रयास करती है, उसमें लॉ स्टूडेंट्स आप फिगर फैक्ट और लॉ के साथ लीगली एस्पेक्ट सामान्य जनमानस और लोगों के सम्मुख रखेंगे, तो जब जैसे कुछ लोग देश को जलाना चाहते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी, विभाजनकारी शक्तियां कभी भी कामयाब नहीं होगी। ऐसा पहल, ऐसा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जन जागरण का अभियान हम लॉ स्टूडेंट के नाते ले सकते हैं क्या? ये संकल्प मुझे लगता है कि आज विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे हम सबको लेने की आवश्यकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कुछ लोग, हम सब जानते हैं कि एक बिल्कुल जो डॉक्टर भीमराव जी का मूल चिंतन है उसके विपरीत जाकर के जय भीम ऐसे अलग अलग प्रकार के स्लोगन देते हुए देश को विभाजन की ओर ले जाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। हालांकि वो कभी प्रयास नहीं होंगे, ये तो हम आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी वो देश के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग इशूज, अलग अलग नामों से उठाने का जो प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन संविधान बनाने से लेकर के इस देश के सामान्य जनमानस, वंचित पीड़ित की आवाज उठाने से लेकर के भारत के बारे में जो उनका विजन था, वो ठीक से लॉ स्टूडेंट के नाते उनका भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के संविधान सभा में उनकी भूमिका का विषय, उनके ज्ञान के बारे में, यानी उन्होंने हमेशा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कि मैं सबसे पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय। तो जो डॉक्टर भीमराव जी का विजन है, वो तो इन राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो कुल मिलाकर के उनके नाम पर देश को जलाना चाहते हैं, उनके एक्शन में कहीं भी नहीं दिखता है। तो ऐसे सारी बातों के ऊपर आप लॉ स्टूडेंट कोई डिबेट डिस्कोर्स खड़ा कर सकते हैं क्या? अभी देश भर के अंदर इतना सेवा का काम हुआ है। मैं मानता हूं कि सेकंड लॉकडाउन के बाद जब माइग्रेंट लेबर को उनको अपने अपने घरों में जाने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की, उसमें कुछ त्रुटियां हुई, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जिनको देख करके हम सबके रोंगटे खड़े हुए होंगे, लेकिन मित्रों उसके बावजूद यह संख्या करोड़ों में थी।
कितनी कम घटनाएं हुई है, इस देश की विशेषता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लाखों लोग, अब आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इन मजदूरों को, जिनके पास चप्पल नहीं थी उनको चप्पल पहुंचाने का काम किया, जिनको भोजन नहीं मिला था उनको भोजन पहुंचाने का काम किया, जिनको टिकट नहीं हो रहे थे उनको टिकट करने का काम किया। यानी एक बहुत बड़ा देश का वर्ग ये समस्या के समाधान के लिए काम कर रहा था, लेकिन एक ऐसा वर्ग था वो केवल इन कमियों को निकाल करके उनका वीडियो बना करके आने वाले समय में किस प्रकार से देश की पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, एक षड्यंत्र करने का प्रयास अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा है। मुझे लगता है कि एज ए लॉ स्टूडेंट ऐसा जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है, संघ परिवार विद्यार्थी परिषद हमारा ही 5 लाख से अबव नंबर है, जो अलग अलग जगह जाकर के रोटी कपड़ा सैनिटरी नैपकिन से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के मतलब अपना मास्क से लेकर के ऐसे जितने भी इस कोरोना महामारी के दौरान मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंचाने का काम किया है। और भी लोगों ने बहुत किया है, आप में से भी कुछ लोगों ने किया होगा। तो ऐसे पॉजिटिव बातें जो हुई है मुझे लगता है उनको जब हम लोगों के पास लेकर के जाएंगे तो ऐसे विभाजनकारी शक्तियां मुझे लगता है कि उनका जो एक उद्देश्य है कि किसी ना किसी तरह से, मैं मानता हूं कि जो कमियां हुई है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके आधार पर देश के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये हमारी एक मानसिकता और एज ए लॉ स्टूडेंट एज ए लॉयर मुझे लगता है कि हमारे को करना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हम सब जानते हैं कि एक दो बाई नेम में एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी फेयर एंड लवली वाला इशूज एक बिल्कुल हॉट इशूज है, और शिखा चौरसिया नामक अपनी लड़की ने ऑनलाइन पिटिशन के लिए जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया, मुझे लगता है कि अभी उससे वो फेयर एंड लवली काले से गोरा करने वाला जो कंसेप्ट था वो शायद उसके नाम भी अब चेंज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएट भले ही उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा चौरासिया जी का मुझे नहीं पता, लेकिन एक देश के अंदर इस प्रकार के अभियान भी हो सकते हैं और उसके कारण परिणाम आ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि लीगल एस्पेक्ट की नॉलेज आपको होने के कारण आप ऐसे इश्यूज को लीड करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही एकता सिंह एक अपनी कार्यकर्ता भी उनको बोल सकता हूँ, उन्होंने भी ये जो थिएटर्स के अंदर पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी या बाहर से हीटिंग मटेरियल अंदर नहीं ले जा सकते थे, वो कोर्ट में गई, वहां भी उनके फेवर में अल्टीमेटली डिसीजन आया, आज पानी की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्था अंदर मिलती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसके माध्यम से हम सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट के नाते ऐसा इनिशिएट करने के लिए हमारे को कुछ ग्रुप डेवलप करने चाहिए और उसमें आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस देश को बनाने के लिए आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अभी पूरे देश के अंदर हम सब जानते हैं कि आर्थिक विषयों के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है, अलग अलग दुनिया भर के जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है अलग अलग एनालिसिस हम सब के सम्मुख आ रहा है। चाइना अमेरिका का इकोनॉमी क्या होगा, हमारी क्या स्थिति होने वाली है, कुल मिलाकर के पूरी दुनिया के अंदर दयनीय स्थिति है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अभी ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से मुझे लगता है अभियान लॉन्च करने से कुछ नहीं होने वाला। आप जैसे जिनको आप सब जानते हैं कि सरकार कोई भी स्कीम लॉन्च की है उसमें लीगल टर्म कई ऐसी होती है वो सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आती। तो आप ऐसे इस पूरे विषय को समझ करके आज इस देश का विद्यार्थी, इस देश का युवा वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकता है, ये मुझे लगता है कि एज ए लॉ फैकल्टी स्टूडेंट अगर हम जन जागरण करते हैं, ऐसे लीगल विषयों के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, इसमें अपना कुछ काम शुरू करने से पहले क्या डूज डोंट है इसका स्टडी करके लोगों को प्रेरित करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि इस देश को बनाने में एज ए लॉ स्टूडेंट आपका हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अब तो भारत का युवा, पहले ब्रेन ड्रेन की बात होती थी, आज ऐसी स्थिति नहीं है, जो ब्रेन ड्रेन वो भी रहा है वो भी वहां से गेन करके भारत को कुछ ना कुछ दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत का अपना इकोनॉमिक मॉडल क्या हो इसके ऊपर कोई हम सेमिनार सिंपोजियम कर सकते हैं क्या, तो अच्छा कोई पेपर प्रेजेंट करके अच्छे सजेशन के साथ गवर्नमेंट को सबमिट करने का काम
एज ए लॉ फैकल्टी स्टूडेंट ये भी हमारी भूमिका मुझे लगता है वर्तमान संदर्भ में बनती है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है और अभी जिस कोरोना महामारी के अंदर तो हम सब का क्लासेस भी डिजिटल ही हुआ है, लेकिन आज भी दिल्ली केंद्र होने के कारण विशेष रूप से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आजकल आप ठीक से ध्यान लेंगे तो एक एक घर में यानी 3 4 4 5 5 6 6 फोन है और एक्स्ट्रा फोन भी अपने घरों में रखे होते हैं। तो हम ऐसे लॉ स्टूडेंट के नाते ऐसे फोन जिसमें सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म डिस्प्ले हो सकते हैं, सोशल मीडिया का पूरा यूटिलाइज हो सकता है, हम ऐसे कुछ फोन का संग्रह कर सकते हैं क्या, उनका कलेक्शन कर सकते हैं क्या, और बस्तियों में जाकर के जिन लोगों के पास ऐसे फोन नहीं है, जो सोशल मीडिया का यूटिलाइज अपना क्लास ऑनलाइन नहीं ले सकते, ऐसे लोगों को फोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में एज ए लॉ स्टूडेंट हमारी एक भूमिका बनती है। ऐसे बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको लॉ का नॉलेज है, कानून की जानकारी है, आप किसी बात को सामान्य जनमानस के सम्मुख रखेंगे तो उसका अपना एक प्रभाव होगा, उसका अपना एक इम्पैक्ट होगा, लोग आपको सीरियस लेंगे। और ऐसी फोर्सेस जो मिस कैंपेन करते हुए कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करती है, ऐसी फोर्सेस को भी आप सब एज ए लॉ स्टूडेंट रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 एलिमेंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है नेशनल रीबिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा। 3E की मैं बात करूंगा, एक फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड एम्पावरमेंट। ये 3 बातें, इसको ठीक करने के लिए अभी समय का अभाव है। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए एंटरप्रेन्योर अच्छे बन सकते हैं क्या, ये संकल्प करने की आवश्यकता, रिस्क लेने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि भारत की एक मुख्य विशेषता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ यदि किसी के पास है तो भारत के अंदर है, और सबसे ज्यादा रिस्क लेने की अगर किसी की क्षमता है तो वो यूथ की क्षमता है। इसलिए कुछ अच्छा एंटरप्रेन्योर हम कैसे बन सकते हैं, ये मुझे लगता है कि लीगल नॉलेज होने के कारण आप सबको भी रिस्क लेते हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की आवश्यकता है। पहले स्वयं एजुकेट होना, औरों को एजुकेट करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, और मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट से स्वाभाविक रूप से एम्पावरमेंट समाज के अंदर, देश के अंदर, सामान्य जनमानस के अंदर आएगी। इतनी बात कहते हुए हम सब इस देश के 6 लाख से अधिक लोगों ने जो इस देश को आजाद करने के लिए बलिदान शहादत दिया है, उनके सपनों का भारत साकार करने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत साकार करने के लिए हम जहां भी है आज के समय में मास्क, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे जितने भी पालन है, इन सबको करते हुए हम सब गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर में खड़ा हुआ पीड़ित शोषित व्यक्ति, उसके जीवन में अपने ज्ञान के कारण क्या सुधार ला सकते हैं, इतना संकल्प भी आज के कार्यक्रम में आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। आपका थोड़ा समय ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमान अजय जी का हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और ये मानते हुए हमारे को बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर प्राउड होता है कि this organization has been working since 1949 for the students' rights and also for the country. And also, I would like to apologize for the slip of tongue which I had while introducing our guest for today. And thank you, ma'am, for waiting, for making you wait. And also, now I would like you to take over the platform and kindly give your views on the topic and share. Thank you. आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय जी, मैं आपको सुन रही थी और एक एक पॉइंट जो आपने रेज किया है, जैसे गागर में सागर भरते हैं, आपने वो काम किया है। इतने सारे टॉपिक्स आपने इतने कम समय में, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर और बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ है मेरा। मैं जब भी स्टूडेंट्स के बीच में आती हूँ और खासकर लॉ स्टूडेंट्स और विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स के बीच में, तो मेरा हमेशा मन करता मैं एक बात जरूर करूं कि मैं आप सबके बीच से ही हूँ। मुझे ध्यान है जब मैं 1990 में कॉलेज में आई थी, हिंदू कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, तब से ही विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था।
और उस समय से लगातार देखा। फिर 1993 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट बनी, तब भी देखा, बहुत से कॉलेजेस में देखा कि हम सब स्टूडेंट्स आम परिवारों से आते हैं, कठिनाइयों को झेलते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, पर ना रुकते हैं, ना झुकते हैं, ना टूटते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय गान है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर आज एकत्रित हुए हैं, तो आइए एक दूसरे को हम हैप्पी बर्थडे टू यू कह दें। आज तो बर्थडे है, आज स्थापना दिवस है विद्यार्थी परिषद का, और हम सब विद्यार्थी परिषद हैं। हम जहां खड़े हैं, हम लॉ फैकल्टी में खड़े हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, अपने प्रोफेशंस में खड़े हैं, वो जो हमने सीखा है विद्यार्थी परिषद से कि नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण, ये सब हम लोग सिंबलाइज करते हैं। हम जहां भी जाते हैं इसको सिंबलाइज करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद कोई वहां नहीं है, आप और हम हैं। जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम जहां पर हैं, सिद्धार्थ जी हैं, अजय जी हैं, मेरे सामने सक्षम है, समीक्षा है, जितने भी लोग हैं, हम सब विद्यार्थी परिषद हैं। पर विद्यार्थी परिषद है क्या? एक बार शुरू करते हैं जो एक खास स्पीच जो मुझे बहुत पसंद आती है और जो मुझे प्रेरणा देती है। आप सभी लोगों ने एप्पल का नाम सुना होगा। एप्पल फोन्स, सैमसंग फोन होते हैं, एप्पल फोन होते हैं। तो जो एप्पल का को फाउंडर था वो स्टीव जॉब्स थे। आप लोगों ने नाम सुना हुआ है स्टीव जॉब्स का? तो स्टीव जॉब्स की 2005 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उस स्पीच में स्टीव जॉब्स 3 बातें बोलते हैं जो मैं रोज अपनी लाइफ में सोचती हूँ उसके बारे में। वो 3 कहानियां सुनाते हैं। पहले वो कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी आज आप जहां हैं, आप 10 साल पहले पीछे देखिए, आपने जो जो डिसीजंस लिए, जो जो स्टेप्स लिए, जो जो आपकी लाइफ में इवेंट्स घटे हैं, उसके कारण से आज आप यहां हैं। आप यहां बैठकर नहीं सोच सकते 10 साल बाद आप कहां होंगे, लेकिन यहां आप सोच सकते हैं कि 10 साल पहले आप कहां थे और आज आप कहां हैं। यानी जो भी आपकी लाइफ में घट रहा है उसका एक पर्पस है। वो इसलिए घट रहा है कि कहीं आपको लेकर जा रहा है। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं कुंवारी माँ के यहाँ पैदा हुआ। शी पुट मी फॉर एडॉप्शन, कि जिसको भी बच्चा चाहिए आके ले लो। तो एक अमेरिकन दंपत्ति आया, उनको तो लड़की चाहिए थी, मैं तो लड़का था। उन्होंने कहा आई डोंट वांट अ मैन। ऐसा इंडिया में होता है क्या? वो कहते हैं लड़का नहीं चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक और दंपत्ति आई अमेरिकन, वो कहती है हाँ हमें लड़का कबूल है, हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी कंडीशन थी। स्टीव जॉब्स कहता है कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए और मुझे भी पढ़ा लिखा दे। लेकिन मेरी माँ तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थी, जो अडॉप्टेड मदर थी। तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम स्टीव जॉब्स को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस बच्चे को आप हमें दे दीजिए। इस तरह उस बच्चे को अडॉप्टेड पेरेंट्स को दिया गया। स्टीव जॉब्स बड़ा होता गया, अल्टीमेटली इसको ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में पढ़ाया जाने लगा। अब कॉलेज में जब भी जाता, स्टीव जॉब्स देखता मन तो मेरा लगता नहीं है, इंटरेस्ट तो मेरा आता नहीं है, क्लासेस तो सारी बंक करता हूं और सारा मेरे पेरेंट्स का पैसा इस कॉलेज में लग जाता है। He dropped out of college. वो कॉलेज से बाहर निकल गया। उसने कहा कि नहीं कोई पर्पस नहीं है इस कॉलेज का, मैं कॉलेज से निकल जाता हूं। तो जो अनइंटरेस्टेड क्लासेस थी उनको उसने छोड़ दिया और कहीं एक इंस्टीट्यूट में कैलीग्राफी की क्लासेस चल रही थी, सुंदर लेखनी की क्लासेस चल रही थी, वहां उसने ज्वाइन किया। He was following his heart, कि जो उसको मन को अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। अब वो तब नहीं सोच सकता था कि कैलीग्राफी जो मैं आज सोच रहा हूँ, सुंदर लेखनी सोच रहा हूँ, कल को मेरे जीवन में क्या लाभ रहेगा। लेकिन कुछ साल के बाद जब उसने मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया, उस कंप्यूटर में इतनी सुंदर लेखनी आया और धड़ाधड़ मैकिन्टॉश कंप्यूटर
बिकना शुरू हो गया, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। यानी he dropped out of college, he followed his heart, और आगे कैलीग्राफी के कारण आज उसका मैकिंटॉश कंप्यूटर बिक रहा था। वो सोच नहीं सकता था कि ऐसा मेरी लाइफ में आ सकता है। अब उसने कहा अगर मैं हो सकता है कॉलेज से बाहर ना निकलता, हो सकता मैं कैलीग्राफी ज्वाइन ना करता, इतना कंप्यूटर ना बिकता, इतना सक्सेसफुल भी ना होता। दूसरा उसने कहा डू व्हाट यू लव, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए ना। ये दूसरी कहानी उसने बताई। उसने कहा मैंने जो एप्पल कंपनी शुरू की, अपने दोस्त की गैरेज से शुरू की, वहां से एप्पल कंपनी शुरू की और आज वो एप्पल कंपनी $2 बिलियन की कंपनी बन गई है। 4000 से वहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज है वहां। पर जब वो 30 साल का था, इसी एप्पल कंपनी से जो उसने गैराज में शुरू की थी, जहां 4000 से ज्यादा लोग थे, ही वाज फायर्ड, उसको बाहर निकाल दिया गया। ऐसा होता है क्या? जिस कंपनी को, जिस संस्था को आप शुरू करते हैं, वहां से आपको बाहर निकाल दिया जाए। तो हुआ क्या, उसने पार्टनरशिप की एक एक्सपर्ट के साथ। पार्टनरशिप हुई कि कंपनी को हम आगे लेकर आएंगे, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गए और वहां एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन था, स्टीव जॉब कुछ और कह रहा था, वो व्यक्ति कुछ और कह रहा था, तो एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइडेड विद द अदर पर्सन। स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। He was humiliated publicly. He was a public failure. वो तो सड़क पर आ गया ना, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक सड़क पर आ गया, लेकिन वो कहता है कि this was the best thing which could have happened to me, क्योंकि आज मैं सक्सेसफुल था, आज मैं बहुत कुछ अपने हाथ से नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं सड़क पे आया, मैं जीरो हो गया, तो जो बैगेज था ना सक्सेसफुल पर्सन का, वो खत्म हो गया। मैं फिर से एंटरप्रेन्योर बन गया। मैंने फिर से एक कमरे से कंपनी शुरू की और उसने एक एनिमेशन कंपनी टॉप मोस्ट बना ली, नेक्स्ट बना लिया, पिक्सल आर्ट बना लिया। एप्पल ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया और वो वापस एप्पल में आ गया। उसने कहा कि जब मैं पब्लिक फेलियर भी था ना, कई बार ऐसा लगता है कि सामने से ईंट आ रही है, थपेड़े आ रहे हैं, आप हार रहे हो और आपको स्ट्राइक कर रही है। डजंट मैटर, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। फॉलो योर हार्ट, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपका मन हो, आप लगे रहिए, उसी में बेहतर करते रहिए। बिलीव मी, यू विल रीच योर गोल। तीसरा उसने कहा कि लिव एज इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। उसने कहा कि मैं लास्ट 33 ईयर्स से जब शीशे के सामने जाता हूं और वहां देखकर मैं कहता हूं कि इफ दिस इज माई लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, Do I want to live my life or somebody else's life? हम कई बार सोचते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, मैं भी ऐसा बन जाऊं। हम कॉपी कैट्स हो जाते हैं। पर अगर आखिरी दिन हो आपकी लाइफ का, तो आपको अपनी मन की सुनोगे, आप अपने सपनों को अचीव करने की कोशिश करोगे। आपको फेलियर का रिस्क नहीं रहेगा, आपको लगेगा फेल होगे, तब भी आप मन को सुनते हुए उसी जगह आगे बढ़ोगे, रिस्क को लोगे, आप अपना जीवन जियोगे, लड़ाई नहीं करोगे, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करोगे, जलसी नहीं करोगे, जो भी करना चाहते हो वो करोगे। तो फॉलो योर हार्ट। ये जो 3 उसकी स्पीच की स्टोरीज थी, उसने लास्ट में कहा स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। लोग तो कहते हैं कि बी सैटिस्फाइड एंड बी वाइज। ये स्टे हंग्री स्टे फुलिश क्या हुआ कि हम तो सब जानते हैं, हमने लॉ 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर कर लिया, हम तो लॉयर बन गए, हमें सब आता है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई हमें ज्ञान कैसे बांट रहा है। नहीं, वो कहते हैं कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सोचिए, मुझे इतना आता है, मुझे और ग्रहण करना है, मुझे रोज सीखना है। हर व्यक्ति जो मुझे मिलता है, हर एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में आता है, हर इंस्टीट्यूशन जो आता है, हर चीज आपको सिखाती है। मुझे रोज सीखना है, क्योंकि तो बहुत कम मुझे आता है, उससे बेहतर करना है जहां मैं कल था। ये तीनों बातें, कनेक्टिंग द डॉट्स, फॉलो योर हार्ट एंड लिव एज इफ दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि अगर सम टोटल में 3 बातें भी हम रोज अपने आप से कहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम सुखी रहेंगे और जो दिल कहता है वो करेंगे। अब हुआ क्या
कि जब 1990 में मैं हिंदू कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, एबीवीपी में जो हमने ज्वाइन किया, और तब विद्यार्थी परिषद की कश्मीर चलो अभियान चल रहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इनका मतलब नहीं पता था। अभी मैं देख रही थी, सक्षम भी स्क्रीन पे दिख रहा था, अजय ठाकुर जी भी स्क्रीन पे दिख रहे थे। सक्षम अपने बालों को ठीक कर रहा था, अपने बटन को ठीक कर रहा था। हम भी कुछ ऐसे ही सक्षम जैसे थे, जब जुनून था, हम यंग थे, जो जोश था। तो अजय जी कह रहे हैं ना आज वो बातें, लग रहा था अच्छी बातें तो है, पर सक्षम सोच रहा होगा मेरे बालों के ऊपर से तो नहीं जा रहे, ये कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें कर रहे हैं, ये वो नक्सल्स की बातें कर रहे हैं। पर सक्षम विद्यार्थी परिषद, ये सक्षम से अजय जी तक पहुंचने का सफर है। आज जो आपको वो कह रहे हैं, वो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि सक्षम इस जोश को, इस जुनून को बरकरार रखना, ऐसे ही मस्त रहना, ऐसे ही केयरफ्री रहना, अपनी जिंदगी को जीना, लेकिन पहुंचना कहाँ है, इस विचार तक पहुंचना है जो अजय जी ने कहा कि हम आज के सिटीजन्स भी हैं और हम कल के सिटीजन भी हैं। हम केवल अपना करियर नहीं बनाएंगे, इस समाज को भी बनाएंगे, इस देश को भी बनाएंगे। तो ये अध्ययन करना, ये विद्यार्थी परिषद का एक्सपीरियंस लेना, यही तो विचार है जो हमारे बड़े हमें दे रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ सक्षम कि जब हम गए ना कश्मीर, तो कश्मीर में उधमपुर पर हमें रोक लिया गया, तुम आगे जा नहीं सकते, और हम वापस आ गए, पर जोश तो बरकरार था। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव आया। अब चुनाव आया, हम तोड़ीमल कॉलेज में थे, तब मेरी आवाज बहुत तेज हुआ करती थी, अब तो धीरे हो गई। तो तब हमने स्लोगन्स लगाने शुरू किए। तोड़ीमल कॉलेज में दूसरों का चुनाव चल रहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम कैंटीन के बाहर ये स्लोगन्स लगा रहे थे। तो एक लड़का आया वहां पाव भाजी खाता हुआ, कहते पता है हमारी कैंटीन में कितनी बुरी पाव भाजी मिलती है, पता है हमारी फीस कितनी बढ़ गई है, यहाँ पे आपको कश्मीर की पड़ी है। अब इतना गुस्सा आया उस समय, हमें लगा, हमने कहा तुम जैसे सेल्फिश बच्चों के कारण ही ऐसा होता है, तुम अपनी पाव भाजी का सोचते रहते हो, अपनी फी हाइक का सोचते रहते हो, ये देश बचेगा तो तुम बचोगे, तुम्हारी कैंटीन बचेगी। लेकिन तब हमें समझ नहीं आ रहा था, और कि हाँ, हम फी हाइक की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम खाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम केवल हॉस्टल की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम ये बड़ी बड़ी बातें क्या कह रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, हम एबीवीपी की नर्सरी में आए थे, हम यहाँ प्राइमरी क्लास में आए थे, पर इस विचार को लेकर जो हमारे अधिकारी, जो हमारे पूर्णकालिक, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, जो 50 साल से 10, 20, 30, 40 साल से इस विचार को लेके चल रहे हैं, उनको पता था कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक जाना है हमें। आप आज देखिए, धारा 370 समाप्त हो चुका है। आज जो हम तब बोलते थे 1990 में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज हमारे भारत का संविधान सारे के सारे कश्मीर पर लागू हो चुका है। ये क्या ओवरनाइट हो गया? ये 5 अगस्त 2019 को ओवरनाइट हो गया? नहीं, इसके पीछे कितने ही राष्ट्रभक्तों ने बलिदान दिए हैं, कितने ही लोग लगे रहे हैं, इस विचार को निरंतर लेते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बताते रहे हैं, और इन लाखों करोड़ लोगों के विचार के कारण से आज ये हो चुका है। तो विद्यार्थी परिषद बताती है कहां से शुरू हुए हैं और कहां तक जाना है। अब 3 बातें मेरी लाइफ में आई जिन्होंने मेरी लाइफ का कोर्स चेंज कर दिया। हुआ क्या कि यहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने अंडर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमफिल किया, पीएचडी में स्कॉलरशिप मिली, नेट जेआरएफ सब क्लियर हो गया। तो पढ़ने के लिए कनाडा गई, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में उसकी भी स्कॉलरशिप मिल गई शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट से, पर वहां कुछ मजा नहीं आया। लगा दिस इज नॉट माई कॉलिंग, मेरा मन नहीं लग रहा। सब कुछ अच्छा था पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे लगता था मैं पॉल साइंस पढ़ा रही हूँ एसपीएम कॉलेज में, उसके बाद मैं लाइफ लॉन्ग नहीं पढ़ा सकती कि अंग्रेजों ने भारत में क्या क्या किया। आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स। एवरीथिंग वाज गुड इन लाइफ बट दिस वाज नॉट माय कॉलिंग। तो पहला इंसिडेंट तो ये रहा, मुझे लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। दूसरा क्या हुआ
हमारे घर के पास एक ब्यूटी पार्लर था, वहां जो काम करती थी उस लड़की को किसी ने छेड़ दिया। तो रात के 11 बजे वो लोग हमारे घर में आ गए, मोनिका जी ऐसे ऐसे हो गया, पुलिस स्टेशन चलिए। हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन गए तो एसएचओ, अरे मोनिका जी आई हैं, आइए बैठिए खाइए पिए। तो उसने चाय दिया, साथ बिस्किट दिए, एसएचओ ने अच्छी अच्छी बातें करके दफा दफा कर दिया। उसने कहा मैडम केस वेस तो बनता नहीं है, कल बात कर लेंगे। तभी कॉरिडोर में वहां पर एक अदना सा सिंपल सा लॉयर खड़ा हुआ था। उसने कहा मैडम आपको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, 354 का मुकदमा बनता है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द गर्ल बनता है, उसका दुपट्टा खींचा गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को यहीं कहीं पकड़कर जेल हो सकती है। मुझे लगा कि ऐसा जो बता रहा है मुझे क्यों नहीं पता, मैं तो चाय और बिस्किट में ही खुश हो गई एसएचओ के, ये मुझे क्यों नहीं जानकारी, और मैं अपने एंड पर इस व्यक्ति को, इस लड़की को जस्टिस क्यों नहीं दिला पा रही, ये मेरे मन में आया। फिर जो तीसरा इंसिडेंट आया, हमारे एक जानकार आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि मोनिका आप एमपी साहब को जानते हो, हमारे लोकल एमपी साहब तो विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, तो उनके पास जाना है और ऐसे ऐसे देखो हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया किसी ने। मैंने कहा अच्छा कब्जा कर लिया, होता है एकदम जोश आ जाता है, आप चिंता मत करो मैं लेके जाती हूँ। अपॉइंटमेंट तो आराम से नहीं मिलती है, एमपी तो बड़ा व्यक्ति होता है। तो हम लोग गए, उनके पास गए, उनसे बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, विजय जी ने जो लोकल एमपी थे। उन्होंने कहा मोनिका मैं प्रॉपर्टी के मैटर्स में पढ़ता नहीं हूं, टका सा मुंह लेकर मैं वापस आ गई। अब मैं क्या करूं, तो तभी एक लॉयर जिनको मैं जानती थी उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने छूटते ही कहा टाइटल किसका है। मैंने कहा टाइटल क्या होता है, कहते जमीन के कागजात किसके नाम है। मैंने कहा ये तो मैं 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, मैंने पूछा ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा भैया कागज जो है आपके पास, कागज लेकर आना। वो कागज लेकर आए तो ध्यान आया वो तो सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन पे पहले जो हमारे जानकार थे उन्होंने कब्जा किया था, अब कोई और व्यक्ति आकर कब्जा कर रहा था, तो 2 कब्जे वाले आपस में लड़ रहे थे कि सरकारी जमीन पे कब्जा कौन करे। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई मेरे दरवाजे पर आता है तो मैं ही जस्टिस दे पाऊं, मैं किसी एमपी एमएलए के पास ना जाऊं, मैं किसी पुलिस स्टेशन ना जाऊं, मैं अपने ही दरवाजे पर कोई आता है तो यहीं पर जस्टिस दे पाऊं, वो क्या हो सकता है। और इस सब में जिसको कहते हैं ना ताबूत में कील का काम किया कि एसपीएम कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी, एडहॉक थी, 1 साल के बाद रिन्यू नहीं किया गया। अब रिन्यू क्यों नहीं किया गया, तो मैं पहुंची, मैंने कहा आपने रिन्यू क्यों नहीं किया, तो मालूम चला कि वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी कोई भांजी भतीजी थी, उसको करना था यहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा कि सब क्लासेस में 10-10 बच्चे आते हैं, मेरे क्लासेस में 30-40 बच्चे आते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है ऐसा मुझे लगता था, तो रिन्यू क्यों नहीं किया आपने। लेकिन उन्होंने कहा कि मोनिका ऐसा है, अगर आपका दाना पानी लिखा है तो रिन्यू हो जाओगे, किस्मत में है तो रिन्यू हो जाओगे, नहीं लिखा दाना पानी यहाँ तो जहां लिखा है वहां चले जाओगे। ऐसे जो मुझे उत्तर मिला, तो ये तीनों बातें जो मेरे लाइफ में घटित हुई, दे चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा कि मुझे तो लॉ करना है, अब एटम बॉम्ब गिर गया मेरे घर के अंदर, लॉ करना है, अच्छी खासी नौकरी है, लगे रहोगे तो परमानेंट भी हो जाओगे, लॉ क्यों करना है। और लॉ करके क्या करोगे, 10-10 साल तक लोग मुंशीगिरी करते हैं 30 कोर्ट में पेड़ के नीचे बैठकर, केस कौन देगा तुम्हें, क्या करोगे, अब यही रहो जहां रहना है। पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, आई एम पैशनेट अबाउट लॉ, आई डोंट नो व्हाई, मेरी सब नौकरी है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन दिस इज नॉट माई कॉलिंग, मेरा मन नहीं लग रहा, आई वॉन्ट टू डू व्हाट आई लव टू डू। मैंने उनसे कहा मैं मरूंगी तो लॉयर कहलाती हुई मरूं, और आखिरी दिन जो मेरा होगा वो 30 कोर्ट में चाहे मुंशीगिरी करते हुए हो, लेकिन वो कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल केस आर्ग्यू करते हुए होगा, ये मेरी अंतिम इच्छा है, करना तो है। लॉ ज्वाइन किया। अब लॉ जब ज्वाइन किया, डीयू का एंट्रेंस दिया, पहली बार पढ़ी, हिंदू कॉलेज में तो कभी पढ़े ही नहीं थे, मैंने बताया ना वो सक्षम दिख रहा था अभी स्क्रीन पर, तो तब तो हम लोग घूमते फिरते थे, अच्छा ग्रुप बना हुआ था, कमला नगर जाते थे, मिनी शॉप में वो चॉकलेट पेस्ट्री तब शायद 15 रुपए की थी, वो 3 फ्रेंड्स मिलकर 5-5 रुपए इकट्ठे डालकर चॉकलेट पेस्ट्री खाते थे। एक बार गलती से हम सब ने तय किया इकट्ठे क्लास में जाएंगे, तो टीचर ने क्लास में देखा इतने बच्चे और आगे बढ़ गया, वो कहते हैं मेरी क्लास तो हो नहीं सकती, 2 या 3 बच्चे आते हैं, इतने 15-20 बच्चे कहाँ से आ गए, तो ये तो हमारी रेप्यूटेशन थी। पर नंबर तब भी आ जाते थे। नंबर क्यों आते थे, क्योंकि हम टेक्निकली नहीं पढ़ते थे,
विद्यार्थी परिषद के कारण से कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू आ जाता है। आप कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को देखना शुरू कर देते हो, आपकी वो नैरो माइंडसेट नहीं रहता। इसे नंबर भी आ जाते थे, दूसरी प्रेसिडेंट रही तो शायद सेकंड थर्ड फोर्थ भी आ गई थी, टॉप मोस्ट रैंक भी आ गया था, बिना पढ़े आया था, ये मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, पर थैंक्स टू विद्यार्थी परिषद उसमें क्या था कि आपको कोई प्रश्न पूछा गया है, आप उसका 360 डिग्री एनालिसिस करके फिर अपना रिस्पॉन्स लिखते थे। एनी हाउ, तो जब सुबह एसपीएम कॉलेज में पढ़ाया करती थी, मैं पढ़ा रही थी, और शाम को अब ये हुआ कि मैं लॉ कब करूंगी, लॉ तो मुझे करना था, तो अब लॉ कैसे करूंगी। तो मैंने जब डीयू में ये एंट्रेंस एग्जाम पास किया, अच्छे रैंक से पास किया, मैंने चूज किया इवनिंग लॉ सेंटर, जो 6 to 9 PM होता था। उसमें सारे प्रोफेशनल्स आते थे, उसमें सीए आते थे, सीएस आते थे, हमारी क्लास में इनकम टैक्स कमिश्नर थे, बाद में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के मेंबर बने ऐसे लोग थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, तो और बहुत सीरियस स्टडीज होती थी, क्योंकि सुबह काम करते थे, शाम को पढ़ते थे, तो वहां पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ते पढ़ते फिर, हाँ एक बात कहूंगी, यहाँ लॉ को मैंने धर्म माना, लॉ को मैंने एज अ मिशन इन लाइफ लिया, वन लाइफ वन मिशन। हम कहते हैं ना, विवेकानंद जी का कथन है, वन लाइफ वन मिशन। फिर लॉ के तो आजू बाजू मुझे कोई दिखता नहीं था, और मेरे आजू बाजू कोई बैठता नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मोनिका प्रिपेयर होके आएगी, वो अपने टीचर को देखेगी, टीचर उसको देख के पढ़ाएगा, तो पीछे बैठ के हम जीरो क्रॉस नहीं खेल पाएंगे। मतलब इतनी सिंसियर स्टूडेंट में पहली बार लॉ में बनी थी, तो अब वहां पढ़ती थी। अब फिर 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने फिर कोर्स चेंज कर दिया। आप देखिए, आप कनेक्ट करते जाइए, आपको मालूम चलेगा आज आप यहां पर हैं तो क्यों हैं। अब डूसू के चुनाव चल रहे थे, हाँ किसी को नहीं पता था कि मैं डूसू प्रेसिडेंट रही हूँ। मैं एक सिंसियर स्टूडेंट थी जो 6 से 9 पूरा पढ़ती थी। अगर टीचर भी कोई गलत बात बता देता था क्लास में, उसको मैं करेक्ट कर सकती थी, पहले ही पढ़कर आती थी, मैं ऐसे सिंसियर स्टूडेंट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव आए, मैं और मेरी सहेली मंदिरा वहां कॉरिडोर से निकल रही थी, सामने से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई आई, कोई भी हो सकती है, तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, कॉरिडोर में हजारों पैम्फलेट्स यूं करके आई करके उन्होंने पूरे हजारों पैम्फलेट्स वहां पर डाल दिए। तो जो मंदिरा थी वो टिपिकल जैसे नाइस स्टूडेंट्स, उसने कहा ऑल दीज स्टूडेंट इलेक्शंस शुड बी बैंड, दिस इज नथिंग बट अ नेकेड डिस्प्ले ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर। अब मैं चुप थी, उसको मैं क्या बताऊं कि मैं भी इनका हिस्सा रही हूँ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का और स्टूडेंट पावर का। पर मुझे ध्यान में एक बात आई कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको ये जो नेकेड डिस्प्ले ऑफ मनी है वो अच्छा नहीं लगता। जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए कई माध्यम और हो सकते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं एक पिटीशन फाइल करूंगी। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में मैंने अपना पहला केस फाइल किया कोर्ट में, और कोर्ट, आप उस केस को आज भी इंटरनेट पे देख सकते हैं, मोनिका अरोड़ा वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसको फाइल कैसे करना है, आर्ग्यू कैसे करना है, चीफ जस्टिस क्या होता है, रिप्लाई कैसे आता है, कुछ नहीं पता, लेकिन फाइल करना है, पोस्टर्स को बैन कराना है, ये मैंने तय कर लिया। और वो डायलॉग क्या है ओम शांति ओम का, कि जब आप किसी चीज को दिलो जान से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। पिटीशन भी बन गई, और पहला मेरा केस था चीफ जस्टिस बीए खान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब सोचा ही नहीं कि किसी लॉयर को भी हायर करना है इसके लिए। तो बीए खान कहते हैं, आपने मोनिका पिटीशन में लिखा है, पहले पैरा में लिखा है कि यू वर योरसेल्फ डूसू प्रेसिडेंट, आपने कितना पैसा खर्च किया था पोस्टर्स पे। मैंने कहा लॉर्डशिप्स, मैंने उतना ही पैसा खर्च किया था जितना मुझे जीतने के लिए चाहिए था, और मैं यहां आई हूं रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने के लिए। अगर मुझे हॉकी खेलनी है तो मुझे हॉकी जैसा ही खेलना पड़ेगा, फुटबॉल खेलनी तो फुटबॉल जैसा ही खेलना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ने हैं तो पैम्फलेट भी देने पड़ेंगे और पोस्टर भी लगाने पड़ेंगे। मैं यहां आई हूं उन रूल्स को चेंज करने के लिए। अब कितना समझ आया कितना नहीं, और मैं भी कितना समझा पाई, पर नोटिस इश्यू हो गया। 2005 से 2008 तक वो मैंने केस लड़ा, स्वयं लड़ा। 2008 में कानून आ गया कि जो 100 रुपया जुर्माना होता था उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया। ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, जो भी पोस्टर लगाएगा 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा उसके। अब मुझे नहीं पता था कितना इफेक्टिव है ये,
मेरे कजन है, मेरे सगे ताया जी का बेटा है हैप्पी भैया, उनका फोन आया, क्या फालतू के केसेस फाइल करती है। मैंने कहा हुआ क्या, आउट ऑफ द ब्लू कहां से बोल रहे हैं आप। कहते मैं पीजी चलाता हूं, तू जानती, मैंने पीजी के पोस्टर्स लगाए और अभी 40,000 रुपया जुर्माना भरकर आ रहा हूं कि वो कहते हैं कि पोस्टर्स की श्रेणी में आता है। यानी इफेक्टिव लॉ है कि पोस्टर लगाने वाले को 50,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये तो पहला केस आया। जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैं आई, 3 साल का कोर्स था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रही थी, थर्ड ईयर में आई, तभी एक ऑर्डर आया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का कि अबाउट 45 years of age you cannot be enrolled as advocates। हमारे यहाँ क्लास में मैक्सिमम लोग 45 years से ऊपर के थे, उनको फ्री का वकील मिला हुआ था। उन्होंने कहा मोनिका पिटीशन फाइल कर। हम लोग भी चने के झाड़ पर चढ़ गए कि ठीक है, पहले भी जीत रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। हमने केस फाइल कर दिया और केस में पिटिशनर किसको बनाया, हमारे साथ का एक स्टूडेंट था जो डायरेक्टर था कंज्यूमर अफेयर्स में, पी वेंकटेश। तो केस फाइल किया पी वेंकटेश वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। उसकी पहली हियरिंग हुई, नोटिस हुआ बार काउंसिल को। जब दूसरी हियरिंग हुई उससे पहले मुझे कॉल आ गई कि आपकी वो एनरोलमेंट होनी है, आपने अर्जेंट एनरोलमेंट के लिए लगाया, तो आपका इंटरव्यू है, आप आइए। मैं हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में देखकर मैं सन रह गई कि जो मेरे ऑपोजिट काउंसिल हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की ओर से, वही मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब मुझे लगा मैं तो 7 जन्म वकील नहीं बन सकती। खैर, अब जो होना था वो हो चुका था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ जी आपने अर्जेंट में एप्लीकेशन क्यों लगाई है एनरोलमेंट के लिए, कि आप लॉयर बनना चाहते हो। तो मैंने कहा जी मेरा कल केस आ रहा है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट में। तो कहते कौन सा केस है। मैंने कहा जी आपने जो रूल पास किया है बार काउंसिल का वो गलत है, उसको निरस्त करवाना है, नल एंड वॉइड करवाना है। अब ये कॉन्फिडेंस तो विद्यार्थी परिषद ने दे ही रखा था। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, सवालों के उत्तर पता थे क्योंकि पढ़ने लिखने वाली स्टूडेंट थी। बाद में उन्होंने कहा, मैं उनका नाम नहीं ले रही पर बहुत अच्छे मित्र हैं आज भी, उन्होंने कहा मोनिका मैं एक भी केस लाइफ में नहीं हारा, पर मैं ये केस हारना चाहूंगा क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और तुम एक कॉज को रिप्रेजेंट कर रही हो। नेक्स्ट डे मैं लॉयर के नाते मैंने बैंड लगाया और ब्लैक कोट पहना, जो हम सबका सपना होता है लॉ स्टूडेंट्स का। मैं कोर्ट में अपीयर हुई और वहां पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वो अपना रूल वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया और मैं सेकंड केस भी जीत गई। तो ऐसे वहां मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं, जो साथ के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स ने भी वहां पर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब मैं लॉयर बन गई थी। तो जो एक्टिविज्म मेरे अंदर था, एक्टिविज्म क्या होता है, एक्टिविज्म होता है जब आप अपने आसपास देखते हो तो सहृदयता आती है, आपको लगता है कंपैशन आता है और कुछ उनके लिए करने की इच्छा होती है और उनके लिए आप कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हो, वही तो एक्टिविज्म होता है। ये शुरू होता है नारों से, जिंदाबाद से, मुर्दाबाद से, और धीरे धीरे जब आप अध्ययन करते रहते हो, एक चीज को बेटर करते रहते हो, आप आसपास में इश्यूज पकड़ते हो, उनको सॉल्व करते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कब आप एक एक्टिविस्ट से लॉयर बन जाते हो और आप एक्टिविस्ट लॉयर कहलाते हो। मैं 3 केस इसमें बताना चाहूंगी। मेरे पास एक एसएमएस आया, जंतर मंतर पर एक धरना है, आइए। बहुत ही आपत्तिजनक जो बातें हैं वो देवी देवताओं के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में हैं, आप बड़ी संख्या में आइए। अब मैंने एसएमएस पढ़ा तो मैंने उस फोन पे कॉल किया। मैंने कहा भाई साहब आप जो भी हैं, एक बार मैं धरने पे तो नहीं आ रही हूँ, पर कृपया आप मेरी हाई कोर्ट में चेंबर में आकर बताएंगे कि ये इशू क्या है, मैं देखना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट साथ लेकर आइएगा। मुझे नहीं पता था कि दीनानाथ बत्रा जो उनकी पूरी टीम मेरे पास आ जाएगी, शिक्षा बचाओ आंदोलन की टीम आ जाएगी। वो पूरी हाई कोर्ट में आई, उन्होंने बताया और फिर हमने एक केस फाइल किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स में कल्चर इन इंडिया का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जो मनमोहन सिंह तब के प्राइम मिनिस्टर की बेटी उपेंद्र कौर ने उसको एडिट किया था। वो चैप्टर था A.K. रामानुजन का 300 रामायणास। उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, लक्ष्मण और सीता जी में अनैतिक संबंध थे, हनुमान जी व्यभिचारी थे और लंका के शयन कक्षों में विचरा करते थे। हम हाई कोर्ट गए,
हमने कहा व्हाट नॉनसेंस इज बीइंग टॉट। हाई कोर्ट कहता है वी हैव नो जुरिस्डिक्शन बिकॉज टेक्निकली सिलेबस हैज टू बी मेड बाय द एक्सपर्ट बॉडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमने कहा हमें लिबर्टी दो। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए कि यू कैन अप्रोच द वाइस चांसलर, और अप्रोच किया वाइस चांसलर को। उसके बाद विद्यार्थी परिषद, एनडीटीएफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, सबका कंबाइंड एफर्ट लगा और ये जो आपत्तिजनक चैप्टर था इसको हमेशा के लिए कोर्स से हटा लिया गया। मैं सभी को इसके लिए, विद्यार्थी परिषद को, सभी को साधुवाद देती हूँ इसका। फिर दयानंद बत्रा जी ने कहा मोनिका, जो शिकागो की प्रोफेसर है वेंडी डॉनिगर, उसने किताब निकाली है हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। उसने कहा ऐसा क्या है कि सब हिंदुओं की ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री की बात करते हैं और किस रिलीजन की ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री की बात नहीं करते। उसमें वो बता रही है, पेंगुइन पब्लिशर्स की किताब है, उसमें बता रही है कि रानी लक्ष्मीबाई वाज लॉयल टू द ब्रिटिश। गांधी जी, विवेकानंद जी से पूछा गया आप भोजन में क्या लेंगे, उन्होंने कहा गौ मांस परोसा जाए। शिवलिंग के आकार का ऐसा भद्दा वर्णन कि मैं बोल नहीं सकती। और फुटनोट्स में लिखा था कि भैया तुम्हारा सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का। फुटनोट्स लिखा था फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ शशि थरूर। इतनी शैलो किताब थी। हमने केस फाइल किया, दयानंद बत्रा वर्सेस वेंडी डॉनिगर एंड पेंगुइन पब्लिशर्स। 3 साल तक लगातार केस चला। उसको सम्मन गए यूएसए में। दयानंद बत्रा जी लगातार सुबह 10 मिनट पहले वहां कोर्ट में खड़े होते थे। 3 साल बाद पेंगुइन पब्लिशर हमारे ऑफिस में आ गया, जिस ऑफिस से मैं अभी बात कर रही हूँ। उसने कहा बहुत ही खराब किताब है, बहुत ही नॉनसेंसिकल किताब है, इस किताब को हम विड्रॉ करेंगे, सारे इसके हम जो प्रतियां हैं उनको पल्प करेंगे, दोबारा नहीं छापेंगे। हमने कहा आपको 3 साल लग गए ये जानने के लिए कि किताब बहुत ही नॉनसेंसिकल और खराब है। कहते नहीं, हम इस किताब को विड्रॉ कर रहे हैं। कंसेंट ऑर्डर हो गया, उन्होंने किताब विड्रॉ कर ली। अब जो अगले दिन से इस, जिसको मैं कांग्रेस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहती हूं, जिसकी बात अजय जी ने कही, बवाल मचा दिया। स्टूडेंट्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, अरुंधति रॉय, पेंगुइन बताओ हुआ क्या, डर क्यों गए, हम भी तो थे, हमारे पास आ जाते। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक, यहां प्राइम टाइम न्यूज से लेकर जर्मन, फ्रेंच न्यूज़पेपर्स तक, दे ऑल केम टू आवर ऑफिस। और उनकी हेडलाइंस क्या थी? तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर थ्रेट इन इंडिया, फ्रिंज राइजेस अगेन इन इंडिया, इंटॉलरेंट इंडिया। हमें लगा हमने किया क्या है? हमने कोई पत्थर नहीं मारा, कहीं पर हमने काले झंडे नहीं दिखाए, किसी का सर नहीं फोड़ा, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया। हमने एक पिटीशन ही तो फाइल की। 3 साल तक लगातार कोर्ट में गए और पिटीशन जीत गए। हमने किया क्या है? हम इंटॉलरेंट कैसे हो गए? ये तो राइट हमारा भी है ना, कोर्ट में जा सके। तो इंटॉलरेंट तो वो लोग हैं जो हमें थ्रेटन कर रहे हैं ऐसे। तो ये जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, इससे पहली बार मेरा वास्ता वहां पड़ा। पर उसके बाद जब इनके साथ और वास्ता पड़ा तो ध्यान आया कि जो 1967 से लेकर आज तक है, वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का इकोसिस्टम, वो क्या कहता है? वो हिंदी के अगेंस्ट में है, वो हिंदू के अगेंस्ट में है, वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट में है। 1967 में एक पैक्ट हुआ था कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी का, जब उनको प्राइम मिनिस्टर रहना था, और कम्युनिस्ट का, कि जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जो कम्युनिस्ट हैं वो माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। यानी उन्होंने यूनिवर्सिटीज ले ली सरकार में, उन्होंने कॉलेजेस ले लिए, उन्होंने मीडिया के संस्थान ले लिए, उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ले लिए। यानी जो माइंड पावर है वो उनके हाथ में आ गई। वहां से जितने भी इंस्टीट्यूट से लोग प्रोड्यूस हुए, वहां से राइटर्स आए, वहां से एक्टर्स आए, डायरेक्टर्स आए, प्रोड्यूसर्स आए, स्क्रिप्ट राइटर्स आए, लिरिसिस्ट आए, थिएटर के एक्टर्स आए, सब लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के आए। और तब से क्या हो गया कि हर पिक्चर में एक रामू काका होगा
जो हमारा नौकर होगा, और हर पिक्चर में एक धूर्त पंडित होगा जो बदमाश होगा, महिलाओं के साथ व्यभिचार करता होगा, और एक रहीम काका होंगे जो मस्जिद की सीढ़ियों से आ रहे होंगे, 5 समय के नमाजी होंगे, और सबका भला करेंगे। व्हाई दिस हिंदू हेट्रेड? सेक्युलरिज्म है ना, सर्वधर्म समभाव है ना, आप सबको समान ट्रीट कीजिए ना। माइनॉरिटी मेजॉरिटी में भेद क्यों करते हैं? सबके ह्यूमन राइट्स हैं, सबकी सेंसिबिलिटीज हैं, आप हेट स्पीच क्यों करते हैं? पर ये लगातार इकोसिस्टम ने दिया। तभी जब यूनिवर्सिटीज में नारे लगते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। ये वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो टीचर्स हैं जो जहर दे रहे हैं, जिसके लिए कोर्ट ने भी, जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा कि राष्ट्र विरोध का जहर आया तो आया कहां से। तो अंत में यही बात है कि अपनी बात समाप्त करूंगी, इस राष्ट्र विरोध के जहर को काउंटर करना है। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद से हम नहीं करेंगे, हम विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, हम अध्ययन करेंगे, हम कौन हैं, अपने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो विकिपीडिया पे अवेलेबल है, pdfdrive.com। 7 करोड़ से ऊपर किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, pdfdrive.com। लाइब्रेरीज में जाने की जरूरत नहीं है, आजकल तो वैसे ही कोविड के टाइम पे लाइब्रेरीज बंद हैं। आप सोचिए ना, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आप एक टॉपिक लीजिए, बुक डाउनलोड कीजिए, अपनी ही स्क्रीन पे बैठकर पूरी किताब पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज लिखिए। जो मिनिमम कह सकती हूँ 10 पेज रोज पढ़िए, 1 पेज रोज लिखिए, ब्लॉग लिखिए, फेसबुक लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, अपने बाकी जगह पोस्ट कीजिए। धीरे धीरे आप लोगों को टिकट की जरूरत नहीं डूसू में या कॉलेज में, आप अपने अपने फील्ड में सोशल लीडर्स बन जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। किस टॉपिक पे बात करना है तो हाँ, हम समीक्षा के पास जाएंगे, उसका ब्लॉग चेक करेंगे, इसमें बात करनी है तो हम शशांक का ब्लॉग चेक करेंगे। रोज पढ़िए, रोज लिखिए। तो अंत में यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि बाधाएं तो बहुत आती हैं, बहुत से नाम भी दे दिए जाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जैसे हो, लेकिन हम जैसे हैं हम वैसे हैं। हम जब बात करेंगे तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। जैसे अजय जी ने कहा कि जो सीए का एजिटेशन था, मुस्लिम का तो नाम ही नहीं है उस ऐप के अंदर। वो तो कहता है कि जो 3 इस्लामिक पड़ोसी देश हैं, वहां की जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो सब जो 5 साल से भारत में रह रहे हैं, उन सबको ही तो दे रही है नागरिकता, जो हमारी शरण में आए हैं। लेकिन बवाल मचा दिया, दंगे हो गए। तो धरने से जो दंगे तक का मॉडल है, ये दिल्ली में इंप्लीमेंट किया है। हम ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, एक हमारी संस्था है, उसकी ओर से हम 5 लोग दंगा पीड़ितों से मिलकर आए, ग्राउंड जीरो पर गए, एक रिपोर्ट बनाई है, सरकार को दी है। उस रिपोर्ट को 51 पेज की रिपोर्ट है, तथ्यों पर आधारित है, ऑडियो वीडियो सब अवेलेबल है, विक्टिम्स ने जो बताया वही लिखा है। आज उसका काट कोई नहीं है। तो इसलिए कोई भी इशू आता है, कुछ भी आता है, हम ग्राउंड पे जाए। ग्राउंड बोलता है, ग्राउंड के फैक्ट्स बोलते हैं, वहां का एविडेंस बोलता है, और हम लॉयर्स बनने वाले हैं। हम आज से सोचे हम लॉयर बन गए। हम जब बात करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, हम गाली नहीं देंगे। जो कागज है वो अधिक मारता है, गाली तो हम देंगे तो वो भी देगा। हम कागजों पे बात करेंगे। तो आप लोग हैं जिनके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, ये रहा, सबके हाथ में ब्रह्मास्त्र है 8 इंच का। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र तो एक बार चलता था, हमारा तो सुबह से रात तक चलता है, रात के 3 बजे तक नेटफ्लिक्स से भी चलता रहता है। तो हम लोग केवल फॉरवर्डेड मैसेजेस और फॉरवर्ड ना करें। हम लोग वो हैं जिन्होंने निर्भया में पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चेंज कर दिया। वो हैं जो ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, हलाला को भी समाप्त करेंगे। जहां भी महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है वो सब समाप्त करेंगे। हम वो हैं जिन्होंने शनि श्रृंगापुर से हाजी अली दरगाह तक सब जगह महिलाएं भी जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए वी ऑल आर पार्ट ऑफ मेक इंडिया ब्रिगेड।
नॉट हेट इंडिया ब्रिगेड। वो हेट इंडिया ब्रिगेड है जो कहती है आर्य वर्सेस द्रविड़, ब्राह्मण वर्सेस दलित, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, नॉर्थ वर्सेस साउथ। हम वो हैं जो जहां पर दरार है वहां पर एक सेतु का काम करते हैं। तो इस राष्ट्र के यज्ञ में, पुनर्निर्माण के यज्ञ में अपना अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए। तो आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा कि साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत। Very much for personal experiences. I think cannot be an apt time than today for getting a new perspective towards our life which we gained from you. Stay hungry, stay foolish. Sometimes it's the simplest things that teach us the most. And ma'am, you're an inspiration for the law student and aspirants like us. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now I would like to invite Saksham for a vote of thanks. He is the unit president of ABVP of Law Center 1 of Faculty of Law. Over to you, Saksham. Thank you, Samiksha. Miss Monica Rhoda ma'am, Aditi, and all the enlightened participants, a very good evening to all. I consider it a rare privilege and honor to extend vote of thanks to our special guest for the event on the 71st Foundation Day of ABVP. I, on the behalf of ABVP Law Faculty, express a sincere gratitude to Monica Rhoda ma'am, Advocate Supreme Court of India, and Adit Thakurji, ABVP Joint Organization Secretary, for graciously accepting our invitation and providing such a sensitive insight on the role of youth in nation's rebuilding. Ma'am, your presence today is a great source of motivation for all of us, and I once again thank you for sparing your valuable time and encouraging the youth to play their respective roles. Thank you, ma'am. Thank you, Saksham. And I would like to thank our chief guest for today for giving their valuable time for us and sparing us for the in the evening and giving out the time, their valuable time to us. And we hope that we continue learning from you and under your guidance. Thank you. I would like to thank all the attendees for being there and being patient during the entire meeting. And now the session stands terminated. Thank you.